मित्रों, मैं संजय कुमार। क्या आप इग्नू का टर्म एंड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? जा रहे हैं तो वीडियो आपके बहुत काम का है और आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस द्वारा फ्री में टर्म एंड एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और गेस्ट पेपर भी दिया जा रहा है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। दैन आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर SF क्लासेस, एस फॉर स्टेट, एफ फॉर SF स्टेट फॉरवर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, SF क्लासेस का बटन दबाइए और गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए। देखिए कि इग्नू के डब्बे बने हुए हैं, वहाँ मुफ्त में आप गेस्ट पेपर पाइए और अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी दीजिए। चूँकि पेंडेमिक के चलते कक्षाएं नहीं हुई हैं या बहुत सारी अनियमितता हुई, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के सौजन्य से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका लाभ उठाइए। चलिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ BHDE 143 प्रेमचंद। ये पूरा कोर्स प्रेमचंद के ऊपर समर्पित है। अब देखिए कि प्रेमचंद को पढ़ना, इतने बड़े कोर्स को पढ़ना और परीक्षा में लिखना कितना कठिन है इग्नू के बच्चों के लिए। क्योंकि इग्नू में के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि समय का अभाव है और सब कुछ है उनके पास, लेकिन समय का अभाव है। और इतने बड़े कोर्स को, तो मेरा ये वादा है कि आप इस कोर्स को जब मैं डिकोड कर दूंगा, ठीक से समझा दूंगा, उसके बाद आप गेस्ट पेपर करेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास करेंगे। अब देखिए, पहले हम पाठ्यक्रम पे बात कर लें, सिलेबस पे बात कर लें। तो ये कोर्स 2 खंडों में विभाजित है। खंड 1 में है प्रेमचंद का साहित्य 1। तो देखें इसमें क्या है, तो इसमें 7 इकाइयाँ हैं। अपने आप में ये बहुत महासमुद्र है, प्रेमचंद का परिचय और साहित्य। चूँकि प्रेमचंद बहुत बड़े हिंदी साहित्य के, अगर इनको सबसे बड़ा लेखक कहा जाए आज भी, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो प्रेमचंद का परिचय और साहित्य। दूसरा, सेवा सदन का कथानक तथा अंतर्वस्तु, सेवा सदन का परिवेश और संरचना शिल्प, सेवा सदन के चरित्र, करबला की अंतर्वस्तु और मूल्यांकन, साहित्य का उद्देश्य का वाचन और व्याख्यान, साहित्य का उद्देश्य का विश्लेषण और मूल्यांकन। अब देखिए, ये प्रेमचंद का मूलतः उपन्यास खंड है। अब इसमें इतना प्रश्न बनता है कि साहित्य का उद्देश्य और वाचन और व्याख्या। पहले सेवा सदन पे आपको अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। अगर हम प्रेमचंद का साहित्य का परिचय समझ लेते हैं और सेवा सदन कर लेते हैं और इसमें से साहित्य के उद्देश्य, विश्लेषण और मूल्यांकन, चूँकि क्वेश्चन 2 भाग में पूछेगा और 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, एक खंड से मिनिमम 2 करना होगा। तो अगर ट्रिक से हम चलते हैं कि सेवा सदन अगर ठीक से कर लेते हैं और साहित्य का उद्देश्य, विश्लेषण और मूल्यांकन कर लेते हैं, तो 2 प्रश्न के को हम देने के लायक हो जाते हैं। और साथ में परिचय वाला खंड देख ही लेना चाहिए आदमी। तो ये इकाई 1 खंड 1 है। खंड 2 मूलतः इसमें प्रेमचंद की कहानियाँ हैं, जिसमें इकाई 8 पूस की रात, कहानी का वाचन और एवं व्याख्या, पूस की रात कहानी की कथावस्तु और विश्लेषण, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का वाचन एवं व्याख्यान, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन, पंच परमेश्वर कहानी का वाचन एवं व्याख्या, पंच परमेश्वर कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन, ईदगाह कहानी का वाचन और व्याख्यान, ईदगाह कहानी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन, 2 बैलों की कथा कहानी का वाचन एवं व्याख्यान, 2 बैलों की कथा कहानी का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। तो ये इतना बड़ा पाठ्यक्रम है। अब एक बात बताइए कि इतने बड़े पाठ्यक्रम में क्या सबसे बड़ी समस्या? अगर मैं आपको कहूँगा कुछ नहीं करना है, एक उधर उस खंड से 2 प्रश्न की तैयारी करनी है, इसमें हमें चुन लेना है। तो पूस की रात बहुत अच्छी कहानी है। अगर हम पूस की रात का चयन कर लेते हैं, नीचे से हम पंच परमेश्वर का चयन कर लेते हैं और ईदगाह या 2 बैलों की कथा में से कोई कर लेते हैं, तो ईदगाह। तो 3 अगर हम ठीक से कर लेते हैं तो 2 प्रश्न के देने की
स्थिति हमारी बन जाती है। तो यही फ़ायदा है जो हम क्या बताते हैं कि पास कैसे अच्छे नंबर से करना है। मेरा ये अपना हुनर है, ये मेरा अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये बात कोई आपको बताने नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी खासियत है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस की, क्योंकि इग्नू का कोई प्रोफेसर तो आपको बता नहीं सकता कि कैसे पढ़ लो कि पास कर जाओगे। तो लेकिन मुझे पता है, आखिर मैं 20 वर्षों से इग्नू के बच्चों के बीच में हूँ, मैं टीचर हूँ और पब्लिकेशन का एडिटर इन चीफ हूँ, यहाँ करा रहा हूँ। तो मुझे एक एक प्रश्न पे अपनी एक अंतर्दृष्टि है, एक विश्लेषण। चलिए अब थोड़ा मैं और रोचक इसको बनाता हूँ। तो प्रेमचंद का साहित्य, तो पॉइंट्स में अगर हम याद कर लेते हैं कि कौन है प्रेमचंद और कैसे कैसे उनका साहित्य का संसार इतना बड़ा बना, तो बड़ा सिंपल है कि पहले किसी को जानने के लिए आपको जन्म जानना होगा। 31 जुलाई, ये जुलाई का महीना है, 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ। इनके गांव का क्या नाम था? लम्ही। कहाँ था? बनारस के पास। थोड़ा सा ये बता दूं कि आदमी के जीवन में, किसी भी रचनाकार के जीवन में दो चीज़ों का बहुत महत्व होता है। एक उसका भूगोल और दूसरा उस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक परिवेश। तो प्रेमचंद का जहाँ जन्म होता है वो हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी नगरी में एक है। मतलब वो नगर बनारस सबसे पुराने शहर में से एक है। आपने देखा है कि 16 महाजनपद जब बनना शुरू हुआ तो उस समय से काशी की चर्चा आती है और उसका एक अपना धार्मिक महत्व है, वो अलग बात है। तो वहाँ और जब ये आते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की बात होती है, यानी 1799 में एक ऐसा व्यक्ति इस देश का गवर्नर जनरल बन के आता है जो अपने आप बहुत बड़े जमींदार परिवार का है। उसका नाम कोई और नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस है। नई नई अंग्रेज़ के हाथ में सत्ता आई है, वारेन हेस्टिंग्स ने बना के सब कुछ दे गया। तो कॉर्नवालिस इस मिजाज में व्यस्त था कि एक कंपनी की आय को निश्चित किया जाए, यानी कंपनी की आय निश्चित हो जाएगी तो व्यापारिक कंपनी है, उसको पता होगा कि हिंदुस्तान से इतना आएगा, फिर उस पैसे को री इन्वेस्ट करने में और पूंजी जुड़ाने में। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड कंपनी थी, एक साझा पूंजी से चलने वाली थी, जिसमें वहाँ के अमीर वर्गों, इंग्लैंड के पैसे वाले व्यापारियों के शेयर लगे हुए थे, पैसे लगे हुए थे। उसने जमींदारी व्यवस्था बंगाल में शुरू कर दी। अब इसका परिणाम हुआ कि वो ये क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये भी जमींदारी व्यवस्था का पार्ट था। जमींदारी व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत या बुराई ये थी कि लगभग प्रेमचंद जब युवा होते हैं तो 100 वर्षों तक वहाँ जमींदारी व्यवस्था है। आदमी को दरिद्र करके छोड़ दिया, हर छोटे छोटे किसानों को, रैयतदारों को लैंडलेस कर दिया, भूमिहीन कर दिया। साथ ही जो साहूकार थे वो मालोमाल हो गए। तो इस परिस्थिति में आम जन की बेचैनी देखने लायक थी। तीसरी बात थी कि काशी में शहरीकरण हुआ। उस शहरीकरण में कुछ आवाज़ उठी थी, रिफॉर्म की आवाज़ उठी थी, वहीं पे कबीर की आवाज़ उठी थी, रैदास की आवाज़ उठी थी। तीसरी बात कि प्रेमचंद जब होशो हवास में काम करने लगते हैं तो देश में आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रयास होता है, और जब पूरा वो प्रौढ़ हो जाते हैं प्रेमचंद तो गांधी का इमरजेंस हो जाता है। तीसरी बात जो सबसे उल्लेखनीय है कि भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन ने एक एजुकेशन कमीशन को कमीशन्ड किया, और उस एजुकेशन कमीशन का नाम है
विलियम हंटर के नाम पे रखा गया, W हंटर। हंटर से कंफ्यूज कर जाइएगा, एक हंटर बाद में भी हुआ है जो अमृतसर जालियांवाला मैसाक्रे को जिस पर अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उससे बहुत पहले वो भी ICS ऑफिसर था, इंटेलिजेंट आदमी था। तो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा पे, चूँकि ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा योगदान था, प्रेशर था, हंटर कमीशन को बहुत सारी बातें कही, तो प्राथमिक शिक्षा पे काम शुरू हो गया और टीचर ट्रेनिंग शुरू हो गई। बिना टीचर ट्रेनिंग के कोई टीचर नहीं हो सकता था। और उससे आगे समझिए, ये अनोखी बात बता रहा हूँ, किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई भी किताब या प्राध्यापक इतनी गहराई से नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि एकाएक कोई साहित्यकार का इमरजेंस उद्भव सीधे नहीं हो जाता है, वो साहित्यिक परिप्रेक्ष्य। लेकिन हम यहाँ प्रेमचंद्र के मनोदशा को समझने के लिए वहाँ की सारी चीज़ों को समझा रहा हूँ, जो दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये स्तर का अगर आप आंसर लिखते हैं, थोड़ा बहुत भी इसमें से लिख देते हैं, तो फिर देखिए क्या चमत्कार आपके अंकों में होता है। इसलिए हंटर कमीशन बता रहा हूँ कि प्रेमचंद को एक दाल दलिया का साधन मिल जाता है, अगर हंटर कमीशन नहीं होता तो नहीं मिलता। उससे मज़ेदार बात बताता हूँ कि उससे पहले चार्ल्स वुड डिस्पैच में एक और शिक्षा नीति थी जो आई थी 1854 के करीब, उसमें विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई थी, हायर एजुकेशन की बात हो चुकी थी। उसी के चलते हायर एजुकेशन का बहुत विकास हुआ था। फलतः ज्योतिबा फूले ने अपना राग आलापा था, अपने दर्द का बयां हंटर के बाद किया था कि 54-55 के बाद 82 तक चीज़ें, उस मद के पैसे सारे हायर एजुकेशन में खर्च हो गए थे। तो हायर एजुकेशन से क्या हुआ, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यानी बम्बई में यूनिवर्सिटी खुल गए, और इलाहाबाद बाद में 88 में आकर हंटर कमीशन के जाने के बाद प्रेमचंद के ज़माने में इलाहाबाद में भी यूनिवर्सिटी थी और पंजाब में भी यूनिवर्सिटी हो गया। तो क्या मिला, प्रेमचंद्र को एक अवसर पहले से तैयार है कि टीचर ट्रेनिंग है, कॉलेज है, स्कूल है, अंग्रेज़ों की शिक्षा व्यवस्था है। उसमें एक आदमी जन्म लेता है, एक बालक जन्म लेता है। पिता का नाम अजायब लाल था, जो पेशे से डाक विभाग में मुंशी थे, इसलिए परंपरा मुंशी जी का परिवार कहलाता था, तो हम मुंशी प्रेमचंद भी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात कि कागज पत्तर के कायस्थ थे जाति से, तो ये शुरू से कायस्थों ने लिखने पढ़ने का काम अपने पास रखा, कागज पत्तर बनाने का काम रखा। तो परंपरा आम है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कि कायस्थ को मुंशी जी भी हम बोलते हैं, ये कारण था। माँ थी आनंदी देवी, पिता डाकखाने में मुंशी थे। बचपन का नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। ये याद रखिए कि धनपत राय श्रीवास्तव से प्रेमचंद बनने की यात्रा भी अपने आप में बहुत रोचक है। साहित्य में ये नवाब राय के नाम से लिखने लगे। और बताता हूँ फिर इसकी कहानी, थोड़ा सा जीवन बता दूँ, फिर समझिए कि प्रेमचंद की उदारता। इनके विवाह हुआ, संजोग से इनकी माँ गुजर गई, पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, सौतेली माँ आ गई। उसके बाद कुछ दिनों के बाद प्रेमचंद की भी शादी हुई। अब बड़े घर में लड़ाई, समझ सकते हैं, और उसका असर हुआ। प्रेमचंद आजीज आ गए, पहली पत्नी छोड़ के चली गई, अपने भाई के यहाँ चली गई, और वो वैवाहिक संबंध विच्छेद हो गया। फिर प्रेमचंद आदर्श साहित्य की बात करते हैं तो जीवन में भी आदर्श उतारते हैं। ये सीखने की बात है, ये समझने की बात है कि इतना बड़ा यथार्थ आदर्शवादी और यथार्थवादी लेखक के जीवन में कितना रिफॉर्म है। इतिहास और भूगोल तो समझ ही गए। तो वो शिवरानी देवी जो बाल विधवा थी, उनसे इन्होंने विवाह किया। यहीं पे वो एक कितने बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं कि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं पूरा तर्क से जीवन जीने का एहसास होता है। इसको देख के लगता है कि व्यक्ति तर्कशील है, व्यक्ति आधुनिक सोच का है, और कहीं ना कहीं धर्मांधता और इन चीज़ों में नहीं उसकी आस्था है। इसके पीछे एक और तर्क दिया जाता है कि प्रेमचंद पे चूँकि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आंदोलन फैल चुका था, तो उसका भी प्रभाव था आर्य समाज का। चूँकि हिंदू धर्म के कुरीतियों के खिलाफ एक आवाज़
थी, आर्य समाज है, आज भी है। तो किसी भी प्रभाव से, मतलब आर्य समाज में जाने का मतलब ही है कि आपको बगावत बहुत सारी चीज़ों से करना होगा। आपको मूर्ति पूजा छोड़नी होगी, आपको सारे पुराण की कथा कहानी छोड़नी होगी। बैक टू वेदा कहता है, मतलब रैशनल और लॉजिकल इंसान बनाता है। तो ये बन चुका है अब मेरा लेखक प्रेमचंद एक रैशनल और लॉजिकल आदमी बन चुका है, और तमाम गरीबी, तमाम विषमताओं को देख लिया दिमाग में, और गंगा जैसी इतनी चौड़ी पाट की नदी को देखा जो बिल्कुल जिसको समुद्री कहा जाता है। तो और एक विशाल कर्मकांड की भूमि काशी में जन्म लेकर बहुत चीज़ों को ऐसे ही इस आदमी ने एब्जॉर्ब कर लिया, यानी अपने अंदर उसको ग्रहण कर लेता है। तब ऐसा आदमी प्रेमचंद के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है। प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, और पहला लेखन की भी शुरुआत इन्होंने उर्दू में की। धीरे धीरे इसके दो कारण हैं। हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई, उसमें भी बनारस स्कूल का योगदान रहा। जैसे भारतेंदु मंडल, तो बनारस स्कूल ने ही हिंदी को एस्टैब्लिश किया, तो धीरे धीरे उसके प्रचार प्रसार होने लगा। कांग्रेस के साथ भी हिंदी, कांग्रेस के कंधे पे भी हिंदी अच्छा करने लगी, तो उसका व्यवसायिक कमर्शियल वैल्यूज़ भी बढ़ने लगे और पाठक की प्रशंसा भी। तो धीरे धीरे प्रेमचंद भी अपने को टर्न करते हैं। शुरू में तो उर्दू में ही लिखते हैं, फिर उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं, और ऐसा दोनों भाषा पे अच्छी पकड़ थी। फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, तो दोनों में मौलिक लेखन करते थे पहले उसमें करके, और अंत में फिर प्योर हिंदी में भी लिखने लगे। इनकी उपलब्धता में ओलिवर क्रैमबेल की जीवनी 1803 में जवाना नामक पत्रिका में छपी थी। पहला उपन्यास हम खुरमा हम सवाब 1906 में छपी। तो आप देख लिए कि इन्होंने 80 और 23 साल की उम्र से लिखना शुरू कर दिया। कितने बड़े आदमी से हमारी मुलाकात हो रही है। पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1907 में छपी, और पहली कहानी संग्रह सोजे वतन 1909 में छपी। सोजे वतन जब छपी तो नवाब राय के नाम से छपी। एक अंग्रेज कलेक्टर ने बुलाया, चूँकि राष्ट्रवाद की बात थी, और धमकाया, वार्निंग दे के छोड़ा कि ये नहीं करोगे। अब ये परेशान हो गए कि क्या करूं, चूँकि वो को रिलेट कर लिया, यानी वो जान गया कि यही व्यक्ति धनपत राय है और यही व्यक्ति नवाब राय है। तो फिर उन्होंने बहुत सोच समझ के फिर एक नया नाम को गढ़ा, वो नाम प्रेमचंद कहलाया, दोस्तों से मशवरा करके। और उन्होंने एक और होशियारी की कि डायरेक्ट अब आज़ादी पे और इस ढंग की बातों पे अंग्रेज से पंगा लेना बंद कर दिया। अब ये यथार्थवाद की ओर मुड़ जाते हैं। सामाजिक आर्थिक समस्याओं का इतना बड़ा विषय वस्तु का भंडार है कि उसको प्रेमचंद उठा के ले आते हैं। तो देखिए कि ये किस काल में एक व्यक्ति, जो काल कविताओं में जब हम देखते हैं तो क्या है कि कविताओं का जो स्वाद है वो धीरे धीरे, चूँकि संस्कृति पिघलती है, यानी अब जितने भी मुस्लिम नवाब थे, हिंदू ज़मींदार थे, अब ख़त्म है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रोमांस भरा पड़ा था, शेरो शायरी भरी पड़ी थी। अब रोमांस एक नए राजकाज में एक नए स्वरूप में आता है, और आम आदमी को कोई मतलब सत्ता बदलने से हिंदुस्तान में नहीं रही है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ने कहीं ना कहीं बहुत ठोस कर दिया जातीय व्यवस्था को, उससे तरलता खत्म हो गई। तो वो ठोस आदमी, अंग्रेज की इतनी बुरी नीति, चूँकि वो बाहर का आदमी, कम लोगों से शासन करना, इजारा मतलब ठेकेदारी पे लैंड और तमाम चीज़ें, उसके कलेक्शंस, तो बहुत स्थिति खतरनाक थी और बहुत सारी चीज़ें उपजने लगी। अब उस फसल को प्रेमचंद काटने लगे, और तब लगता है कि प्रेमचंद एक सामाजिक
चिंतक के रूप में आप आते हैं। पूरा सोशोलॉजिकल रेफरेंस इनके सारे कृति में दिखने लगती है। मुझे याद है जब मैं एमए में दिल्ली यूनिवर्सिटी में था हिस्ट्री में, तो किसी दोस्त के साथ मैं, डॉक्टर ज्ञान पांडे प्रोफेसर थे हमारे, बहुत युवा और सबल्टर्न स्टडी के बहुत बड़े हस्ताक्षर, शायद इन दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में किसी अच्छे ही पोस्ट पे होंगे, किसी चेयर पे होंगे। तो उनके कमरे में वो मेरा मित्र उनके अंदर पीएचडी कर रहा था, तो उनसे कुछ दिखाने गया। तो मेरी भी इच्छा थी ज्ञानानंद पांडे को देखूं, क्योंकि हम लोग मध्यकालीन भारत में स्पेशलाइज थे, वो आधुनिक भारत में थे। उनके कमरे में मैंने प्रेमचंद के सारे संग्रह देखे। मैंने पूछा भी कि सर प्रेमचंद भी आप सारा पढ़ते हैं, तो फिर तो बोले कि लाओगे कहाँ से, इतिहास बनाओगे कैसे। तो मैं समझ गया, ठीक उनके यहाँ से निकला और कल ही होके दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्यूटोरियल लाइब्रेरी के सामने एक बूढ़ा आदमी किताबें बेचता था अच्छी अच्छी साहित्य की, पूरा मैंने उनसे प्रेमचंद का संग्रह खरीदा। तो ये खूबी है, ये नाम है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी 1910 में इन्होंने लिखी। अब बड़े घर की बेटी कहानी में आज भी ये कहानी के तत्व, इस कहानी के तथ्य, इस कहानी की बातें हमारे पूर्वांचल के समाज में एस्टैब्लिश होती है। गाहे बगाहे मैं कई बार देखा हूँ कि कोई गरीब का बेटा अच्छी नौकरी पा जाता है, बीडीओ बन गया, सीओ बन गया, तहसीलदार बन गया, आईएएस बन गया, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया, जज बन गया। तो जनरली वो दहेज प्रथा के चपेट में उसकी खरीद बिक्री होती है। तो पैसे वाले की बेटी उसके घर में चली जाती है। जब जाती है तो उस घर की जो माली हालत है वो देखकर टकराहट होती है। इसको आप अगर समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रोफेसर वाई सिंह की दृष्टिकोण से, योगेंद्र सिंह की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये टकराहट क्या है, द्वंद्व क्या है। चूंकि दोनों के लालन पालन अपब्रिंगिंग में डिफरेंसेस है और दोनों के रूट्स अलग हैं। तीसरी बात है जो साइकोलॉजिकल है कि माँ और उसका परिवार उस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता है और जिस परिवार की बहू आई है वो उसे हक से रखना चाहती है, चूंकि उसके पिता ने उसे अच्छे धन में परचेज किया। इस कन्फ्लिक्ट से परिवार में बहुत बुरा असर पड़ता है। अंत में वह व्यक्ति एक समझौता के बिंदु पे आता है और अपने अतीत को छोड़ता है। कहीं ना कहीं उससे पपड़ी निकल जाती है तो लोग चिल्लाते हैं कि बेटा बदल गया। उस दिन क्यों नहीं सोचा गया कि उस बेटे के सपने को आपने बाजार में क्यों बेचा। तो ये समस्या आती है। आज भी बड़े घर की बेटी के एक वाक्य, ये प्रेमचंद के 1910 के लिखे हुए हैं, ठीक 112 साल बाद कुछ भी उस कहानी का नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला। सोचिए कि अपने समय का साहित्यकार कितना चीज़ों को जब्त करता है, कितना ऑब्जॉर्व करता है कि उसके रिफ्लेक्शन आज तक उसके प्रवर्तन हमें देखे जाते हैं और इस कहानी में कोई संशोधन नहीं हो सकता है आज भी। इसके बाद ये मित्रों ने मिलके बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। बाद में उसमें सबसे ज़्यादा पूंजी प्रेमचंद ने लगाई थी। धीरे धीरे सरस्वती के पूरे मालिक बन गए, लेकिन दाल दलिया नहीं चल रहा था। अब देखिए प्रेमचंद के जीवन की गतिशीलता को समझिए। एक स्थिरता भी है। किस चीज़ की स्थिरता है? तो अपने ज्ञान, अपने करने का लक्ष्य, उसमें डेडिकेशन हाई लेवल का है, लेकिन अर्थ को ठीक से मैनेज करने में, चूँकि दुनिया देख रहे हैं, एक बाप भी हो चुके हैं, दोनों बच्चों को इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अमृत राय और श्रीपत राय। बेटी को सामाजिक प्रभाव था, कम उम्र में शादी की और आज पोते लोग बहुत अच्छे हैं। आलोक राय IIT दिल्ली में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं,
उनके भी बच्चे सब विदेश चले गए। तो और कभी देखिएगा प्रेमचंद का फोटो आपको यूट्यूब पे या सॉरी फेसबुक पे देखना, जूते फटे हुए और क्या हालत है। हरिशंकर परसाई का उस पर व्यंग भी है कि जूते के जो ये है अंगूठे वो बाहर निकले दिखते हैं। तो आगे बढ़ने की भी क्षमता है, अपनी योग्यता भी है, तो सदैव आर्थिक चीज़ों पे नज़र ये रखते हैं। और उस आर्थिक द्वंद्व में एक व्यक्ति कितना संघर्ष करता है ये समझने की बात है कि वो चलते हैं सरस्वती प्रेस के। इससे पहले मैं थोड़ा और बता दूं कि प्रेमचंद 10वीं पास करके टीचर हो जाते हैं। टीचर हो जाते हैं, फिर बताए थे आपको हंटर कमीशन ट्रेनिंग भी करते हैं। इनके ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि ही इज़ नॉट फिट फॉर मैथ टीचिंग, क्योंकि मैथ में कमज़ोर थे, बट ही इज़ लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, और चीज़ों में अच्छे थे। इनको 1920 में, लगभग 1920 एग्जैक्ट, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कि गांधी को सुनने का मौका मिला इलाहाबाद में। तो प्रेमचंद का कहना है कि 2 लाख जो इनके ऑथेंटिक जीवनी है जिसको, तो उसमें 2 लाख लोग गांधी को सुनने आए थे। गांधी एक जज्बा थे हिंदुस्तान का। उसके बाद प्रेमचंद ने भी तय किया कि देश की सेवा करें। इन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो अपने टैलेंट पे विश्वास था, तो सरस्वती प्रेस हुआ। सरस्वती प्रेस को से ठीक से मामला नहीं चल रहा था, हालांकि पूरा प्रेस ले लिए थे। और प्रेमचंद्र के 2 बनारस में अद्भुत प्रकाशन रहे, जिसका आज भी वो प्रकाशन एक चलता है, हंस, जो प्रेमचंद के पास नहीं है लेकिन चल रहा है, हंस पत्रिका, और जागरण। ये दैनिक जागरण नहीं, जागरण बंद हो गया। तो फिर ये लखनऊ आते हैं, साहित्यिक एडवाइजर बनते हैं। गंगा पुस्तक माला के 24-25 में 100 रुपये माह की नौकरी शुरू करते हैं। फिर मामला जमता नहीं है, ऐसे आदमी का मामला जमना नहीं है, साथ में स्वाभिमान भी है, योग्यता भी है। फिर ये लम्ही गांव लौट जाते हैं। फिर इनको मौका मिलता है 1.5 वर्ष बाद हिंदी के लोकप्रिय पत्रिका माधुरी का संपादक बनने का। फिर ये लखनऊ आ जाते हैं और 6 वर्षों तक ये माधुरी का संपादक रहते हैं। फिर इसी बीच इनका बहुत विस्तार होता है। इसके बाद हिंदी और उर्दू एकेडमी बनाने की इनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी, तो एक बनी। 1927 में हिंदुस्तानी एकेडमी का उद्घाटन हुआ और प्रेमचंद को इसके काउंसिल का मेंबर बनाया गया। उसके बाद प्रेमचंद को रंगभूमि उपन्यास के लिए 500 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ, रंगभूमि। अब लोग प्रेमचंद को रिकॉग्नाइज करने लगे। देखिए कितना टाइम लगता है, बंदा अब 45 साल का हो चुका है, 45, 46, 47, तब जाके लोग रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेखन का लगभग 20-22 साल हो गया है। लोग रातों रात चाहते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, और विशुद्ध लेखक थे, यानी सुबह बैठ जाते थे हिंदी साहित्य में और वो तख्ती पे लिख रहे हैं। कोई आता था, बात किए, फिर चल दिए उसके साथ। 2 लोगों के बारे में लोग कहते हैं कि एकदम ड्यूटी की तरह लिखते थे। एक प्रेमचंद के बारे में बात होती है और एक यशपाल जी के बारे में होती है। टाई लगा के एकदम दादा कॉमरेड जिनका है लिखते थे, तो इस रफ्तार से लिखते थे। अब ये प्रतिष्ठित हो गए और उपन्यास सम्राट कहलाने लगे रंगभूमि के बाद। कैसे चीज़ें बन रही है। 1931 में माधुरी का संपादन छोड़ दिया और 32 में लखनऊ से ये विदा ले लिए। 8 अक्टूबर 1936 को ये स्वर्गवास इनका हो गया। 56 वर्ष कुल जमा उम्र थी। तबीयत खराब रहती थी, पेचिस बराबर लगा रहता था, यानी पेट की कुछ गड़बड़ियाँ थी। तो इनका अंतिम उपन्यास, अंतिम कृति मंगलसूत्र था, जिसको इन्होंने जीते जी प्रकाशित होते नहीं देखा, इनके मरने के बाद हुआ। इस पर विवाद है कि पूरा इन्होंने ख़त्म नहीं किया था और सहयोग से इसको ख़त्म कराया गया। खैर, ये आपको जानना, इस सब इन्फॉर्मेशन को आप सुन लिए। अब पॉइंट में कहीं भी ठोकते चले जाइए, नंबर कौन रोक लेगा आप? अगर वो बैकग्राउंड इतिहास और भूगोल का सबका बना के देंगे, कौन रोकेगा?
और कहीं किसी किताब में नहीं, बहुत इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है। आजकल देश में एक आवाज़ चल रही है, इंटरडिसिप्लिनरी, अंतर विषयक ज्ञान। तो अंतर विषयक ज्ञान लिख देने से नहीं होगा, इसके लिए लोग भी चाहिए कि उसकी उतनी ही सिद्धता भूगोल पे हो, इतिहास पे हो, इस पे हो। क्योंकि हम लोग प्राइवेट लोग हैं, अपने रोटी और दलिया असुरक्षित रहता है, उसको सुरक्षित करने के लिए खून और पसीने से चीज़ों को सींचते हैं, इसीलिए ये लाभ आपको मिल रहा है। अब देखिए साहित्यकार के कर्तव्य के बारे में प्रेमचंद ने क्या कहा, क्या शानदार बात कही है। काश अगर ये हिंदुस्तान आज भी इस चीज़ को समझ ले, पॉलिटिशियन से लेकर समाज समझ ले। प्रेमचंद समझ जाता है उस ठोस को, वो जमे हुए बर्फ को, पत्थर बने हुए बर्फ को, कि यहाँ जातीयता, अगर ये कोई एक चीज़ हिंदुस्तान को बर्बाद की है तो जातीयता। अगर दिन रात आप सोचते हैं टीवी पे डिबेट चलता है, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें जिसकी मैं चर्चा नहीं करूँ, लेकिन कोई कहने को तैयार नहीं है कि ये जातीयता की उपज है। अगर जातीयता नहीं होती तो 100% लोग लड़ते ना, चाहे वो मुसलमानों से लड़ना होता है या अंग्रेजों से। आप 12 से 8% लोगों के हवाले देश रहा, उनकी मर्जी से रहा, दूसरे को क्या लेना देना। और आज कभी इसको दोष देते हैं, कभी, बहुत दुखद बात है। वही बात प्रेमचंद कहते हैं, जो दलित है, वंचित है, पीड़ित है, चाहे व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना एक साहित्यकार का फर्ज है। सोच लीजिए कि क्या कह रहे हैं, इनके अंदर नारी की भी पीड़ा है। इनके लिए आप वंचित किसे समझेंगे? नारी को। विधवा विवाह किए हुए हैं, बाल विवाह, किस लड़की का क्या दोष है कि साल 2 साल में उसकी शादी हो गई, पति को देखी भी नहीं, विधवा हो गई। तो उठा रहे हैं कि दलित, वंचित, पीड़ित, चाहे वो व्यक्ति हो या समूह, कलेक्टिवली सोसाइटी हो, इंडिविजुअलिस्टिक भी नहीं है, सबको लेके कहते हैं कि उसकी वकालत करना उसका फर्ज है साहित्यकार का। और सही अर्थों में ये केवल साहित्यकार का फर्ज नहीं है, इस देश के हर नागरिक का फर्ज है। चूंकि हर नागरिक किसके पैसे से यहाँ तक पहुँचता है, वो इस भरम में मुगालते में ना रहे कि केवल अपने घर और माता पिता के पैसे से पहुँचता है, समाज की चीज़ों से पहुँचता है। और उसमें एक एक आदमी का टैक्स है, उस रिक्शा वाले के टायर का भी टैक्स लगा हुआ है, वो भी जीएसटी दिए हुए है, और उससे हम लोग बहुत सारी सुविधाओं को उठाते हैं। ये प्रेमचंद का कहना था। अब इनकी कृति दर कृति में बात कर रहा हूँ। वरदान, ये आर्य समाज से प्रभावित होकर 1912 में इन्होंने लिखा था। उर्दू में इसको लिखा जलवाए ईसर, उर्दू में इस किताब का नाम है जलवाए ईसर। ये बेसिकली सोशियो रिलीजियस उपन्यास है और सामाजिक और धार्मिक परिवेश में बुना हुआ उपन्यास है। संन्यास की बात है, त्याग की बात है। वरदान। दूसरा सेवा सदन, मज़ेदार उपन्यास है। इसका उर्दू था बाज़ारे हुस्न। बाज़ारे हुस्न फ्लॉप कर गया उर्दू में, लेकिन एक साल बाद जब सेवा सदन आई तो हंगामा कर दिया हिंदी जगत में। और सेवा सदन नायिका प्रधान उपन्यास, यानी हीरोइन डोमिनेंट। इसकी जो हीरोइन है सुमन, सुमन जो है वो 1919 में इसका प्रकाशन होता है। सुमन के पिताजी पुलिस ऑफिसर हैं और ठीक ठाक हैं, बेईमान नहीं है। वो पुलिस ऑफिसर, जब सुमन जवान होती है तो दहेज प्रथा को कैसे ये व्यक्ति मतलब बड़ा संभल के इस उपन्यास को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी सुमन है और वो पुलिस वाला ईमानदार है, मतलब गलत नहीं करता। जब बेटी की शादी करने जाता है तो उसको तिलक चाहिए। अब वो प्रेशर में हेर फेर करने लगता है, घूस लेने लगता है, पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है। जेल चला गया, अब सुमन की शादी के लिए और संकट। तो फिर उससे बड़े गजाधर नाम के व्यक्ति से सुमन की शादी हो जाती है, जो उससे बड़ा विदुर है। ऑलरेडी उसकी शादी हुई थी।
उसके बाद अनबन होने लगती है और वो आदमी सुमन की भावना को नहीं समझता है, इतना प्रताड़ित करता है कि सुमन एक दिन घर से निकल जाती है। एक वकील बाबू मिलते हैं, देखिए वकील का चरित्र, वकील बाबू मिलते हैं। वकील बाबू क्या करते हैं, उनका नाम है पदम सिंह, जो खलनायक है इस उपन्यास के। पदम सिंह जी उसको शरण नहीं देते हैं और उन्हीं के बहाने किसी वेश्या के पास सुमन पहुंच जाती है और जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में सुमन को धकेल दिया गया। तो एक तरफ वेश्यावृत्ति, समाज की विषमताएं हैं, दहेज प्रथा, मांगी शादी। अंत में गजाधर को एहसास होता है, देखिए आदर्श और नैतिकता की बात बिछड़ाव नहीं करते हैं। एहसास होता है गजाधर को कि मैंने सुमन के साथ गलत किया। वो सन्यासी हो जाता है और फिर नायक और नायिका में मिलन होता है और दोनों मिलके एक सेवा सदन नाम का कुटिया बनाता है जो वेश्याओं के उत्थान के लिए। अरे जियो प्रेमचंद, ये है प्रेमचंद। और आज भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिस सब पे कानून बना हुआ है। दहेज उन्मूलन, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, वेश्यावृत्ति निषेध कानून। और मजेदार बात है कि वेश्यावृत्ति निषेध का नेता पदम सिंह वकील ही है। शहर में उसको बड़े नाम से लोग जाना जाता है कि वेश्यावृत्ति रोकने के लिए ये समाज सेवा करते हैं, और वह व्यक्ति सुमन को शरण नहीं देकर वेश्या बनवा देता है। तो कुछ पैसे की जो विरोधाभास है समाज में, वो भी प्रकट प्रेमचंद कर जाते हैं। अब ये नहीं कि वकील के बारे में गलत धारणा डालिएगा, मोहनदास करमचंद गांधी भी वकील थे, याद रखिएगा। मतलब अगर कोई गलत है तो रेफरेंस लीजिए आदर्श से। चलिए, तो ये है सेवा सदन की कहानी। अब प्रेमाश्रय, इसकी रचना 1922 में होती है, असहयोग आंदोलन से पूर्व हो जाती है। ठीक इसी समय गांधी का असहयोग आंदोलन लॉन्च होता है, लेकिन उससे पहले हो जाता है। और इसमें जमींदारी की समस्या पे बात की गई है कि कैसे जमींदारी प्रथा ने खत्म किया हो। मैं बता चुका हूँ कि प्रेमचंद कहाँ से विषय लेते हैं, कहाँ से चीज़ों को समझते हैं। रंगभूमि 1925, ये इसकी बड़ी चर्चा है रंगभूमि की। इस पे डिबेट है कि कुछ लोग प्रेमचंद के गोदान को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं आज भी जो रंगभूमि को देखते हैं, अलग है। तो रंगभूमि के बाद, असहयोग के बाद लिखा गया, और इसको कहा जाता है कि महाकाव्यात्मक उपन्यास है। महाकाव्यात्मक मतलब पोइट्री, कविता, मतलब इसकी गठन, इसकी चीज़ें ऐसी हैं जो काव्य की तरह लगती है। काव्य की सारी विधाएं इस उपन्यास में हैं। अच्छा आलोचक ने इसको रिस्पॉन्स दिया। पहले हिंदी में आई, ये भी इसकी खूबी है, तब उर्दू में आई रंगभूमि। इसका नायक भिखारी सूरदास है। क्या ज़बरदस्त चरित्र है इस नायक का। ये नायक सीमांत किसान है, लूटा गया है, और इसमें बहुत सारे द्वंद्व हैं। अंग्रेजी सिस्टम को नीचे आधार पे जो चला रहे हैं करिंदे, जो सरकारी नहीं, जो इजारा व्यवस्था है, जो ठेका पेटी है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि की दुर्दशा है। लेकिन प्रेमचंद पे बहुत अभियोग लगा। इसे स्वयं हमारे तुलसीदास नहीं बचे। क्या अभियोग लगा कि समाज में कुछ तो लोग कहेंगे कि ब्राह्मण विरोधी है प्रेमचंद, ठाकुर विरोधी है प्रेमचंद। लगता रहा, लेकिन वो कहाँ लोग चले गए। जब तक मानव सभ्यता रहेगी, प्रेमचंद को वही सम्मान हिंदुस्तान में मिलेगा जो चेखोव को मिला। इनके समकालीन ही थे, रसियन जिसने माँ लिखा था। तो ये सब कालजयी लोग हैं। अगर हिंदी साहित्य में एक भी नाम कोई बचेगा तो पहला प्रेमचंद ही होगा। तो इस पे उस समय के आलोक अवध उपाध्याय बहुत
बड़े आलोचक थे। इन्होंने ये प्रमाणित करना चाहा था कि ये अंग्रेजी उपन्यास बेनिही फेयर का अनुवाद है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि साहित्य में एक दूसरे का प्रभाव आना ही है। अगर कोई अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी में लिख रहा है तो आएगा, कथानक बुनेगा, लेकिन सारे चरित्र और परिस्थितियाँ हिंदुस्तान की है, इसलिए अनुवाद नहीं कर सकते बेनिही फेयर का। चलिए, निर्मला 1925 से 26 में ये चांद नामक पत्रिका में 1 साल तक छपी, और ये दहेज प्रथा पे और बेमेल विवाह, वही जो सवाल सारे क्लासिक उपन्यासों में उठाए गए हैं, विदुर से लड़की छोटी और उसका दूल्हा हस्बैंड बड़ा, तो इन समस्याओं को चित्रण किया गया है। कायाकल्प ये थोड़ा कमज़ोर उपन्यास है, इसमें सामाजिक धार्मिक चीज़ों को रखा गया है। अब गबन, ये भी ज़बरदस्त उपन्यास है। यानी आप याद रखिए, रंगभूमि, गबन और गोदान, ये तीनों को नहीं बोलना है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया और अंग्रेजों द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी को प्रताड़ित किया जा रहा है वो चीज़ है। ये 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा किए थे 12 मार्च 1930 को, तो उसकी पृष्ठभूमि में। दूसरा गबन, इसमें नारी मनोविज्ञान को भी बहुत अच्छे से प्रेमचंद ने चित्रित किया है कि नारी को अपने गहने से कितना प्यार है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। चूँकि प्रेमचंद नॉन लीनियर लिखते हैं कहानी को, अरैखिक, एक में दूसरे को बुनते चले जाते हैं, ऐसी बुनावट सघन बनाते हैं, कहानी के बीच कहानी, कहानी के बीच कहानी। दिस इज कॉल्ड द नॉन लीनियर और रैखिक। एक कहानी सीधे होता है, राम आया, मारा श्याम को, श्याम मरा, ले गया हॉस्पिटल, पुलिस आई, राम स्टार्ट हो गई। कभी भी लीनियर स्टोरी सक्सेस नहीं करती है। कभी शोले फिल्म देखें हैं, नॉन लीनियर स्टोरी और रैखिक, इधर से उधर जोड़ देना और उसको ऐसे उसकी बुनावट, इसका पैटर्न ऐसा बनाना कि मत पूछिए। तो ये गबन की पृष्ठभूमि। उसके बाद कर्णभूमि, इसमें लोगों ने कहा कि भाई ये रंगभूमि और प्रेमाश्रय का ही मिला जुला चीज़ है। ग्रामीण जीवन, बलात्कार, मंदिर प्रवेश, इन सारे सवालों को उठाया गया है। तो चाकी आंदोलन, अब ये गांधी के आंदोलन के साथ ये साहित्यकार चलने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। गांधी से प्रभावित हैं और गांधी के एक्शंस में इतना डेविएशन है, उतना वो भी बहुत अरैखिक है। जब आम्बेडकर से पूना पैक्ट करते हैं तो चैलेंज के रूप में लेते हैं कि हम दलित समस्या का समाधान करेंगे और मानव के हृदय परिवर्तन से करेंगे। न हुआ इस डिबेट में, लेकिन वो आदमी पूना पैक्ट के बाद पूरे हिंदुस्तान को घूमकर और उसके बाद पूरा जीवन ही दलितों उद्धार में लगाते हैं। जो शब्द उन्होंने बोला था हरिजन, जो अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, और पूरा मरते दम तक वो जो अखबार निकालते थे, 3 अखबार गांधी निकाले। साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन, भारतीयों का विचार, यहाँ यंग इंडिया, और उसके बाद उसको यंग इंडिया का नाम हरिजन रख दिए और उसको चैलेंज के रूप में लिए। प्रेमचंद पीछे पीछे उसकी बड़ी सजीवता से चित्रण करते चले गए उन समस्याओं को। मंदिर में प्रवेश एक मुख्य आंदोलन गांधी ने बनाया, तो उन सारी चीज़ों को इसमें है। हाँ, इस उपन्यास का एक और कर्मभूमि की बड़ी विशेषता है, इसमें गोरे ठुल्ला, सॉरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज हो गया, अंग्रेज थे तो क्या थे, सम्मान करना चाहिए। गोरे सिपाही का प्रवेश है, यानी रेयर गोरा सिपाही होता था, ऑफिसर होता था लेकिन सिपाही नहीं होता था। तो गोरे सिपाही की इसमें बात हुई है अंग्रेज के। उसके बाद गोदान अंतिम और पूर्ण उपन्यास है। अब इस उपन्यास में का जो नायक है होरी और नायिका धनिया। होरी थोड़ा ढीला ढाला है, गांव का किसान है, धनिया तेज तरार है, और धनिया का बेटा गोबर है। गोबर शहर चला जाता है और
ग्रामीण और शहरी जीवन के तालमेल, कभी गांव शहर में घुसता है, शहर गांव में घुसता है, और पूरा पश्चिम पूरब जो भी सांस्कृतिक विभाजन है, जिसको हम क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हेमिंगटन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उस संदर्भ में भी हम इस उपन्यास को देख सकते हैं कि कैसे दोनों चीज़ों का अच्छे खासी शहरीकरण होने लगे थे। वो शहरी स्टाइल अलग हो चुका था और हमारे हिंदुस्तानी शहरी अंग्रेज़ों की तरह जीवन जीने लगे थे। तो गोबर के माध्यम से, गोबर एक दूत है प्रेमचंद्र का, जो गांव से शहर के बीच ले जाता है और उस चीज़ को एंट्री कराता है ग्रामीण जीवन में, यानी धनिया और होरी के जीवन में। उसके बाद बड़ा मल्टी खल है इसमें, इसके विलन्स हिंदी सिनेमा से भी ज़्यादा विलन है, खल पात्रों की भरमार है। इसमें है राय साहब, अमरपाल सिंह, झिंगुरी सिंह, पंडित दाता दिन पटेश्वरी, बैंकर खन्ना आदि। अब लेकिन इसमें बहुत निर्भीकता से प्रेमचंद अब डर नहीं रहे। अब उन्हें भी एहसास हो रहा है कि ये बापू आज़ादी लेके रहेगा। किसान के शोषण पे ज़बरदस्त बोलते हैं, ज़बरदस्त लिखते हैं। अब वो अंग्रेज और दिमाग भी तो मैच्योर्ड हो चुका है, अब 55 साल के हो गए, तो काहे नहीं होगा। तो इसमें बहुत मैच्योर ढंग से लिखा गया, बड़ी उपकथाएं हैं इस उपन्यास में। तो इस तरह से प्रेमचंद 1936 से 3 से 36 तक 33 वर्षों तक लिखा। कहानी को प्रेमचंद गल्प या आख्यायिका कहते थे। एक जगह उन्होंने कहानी और उपन्यास में बड़ा सटीक अंतर बताया, जिसको आप जीवन में उतार सकते हैं। क्या अंतर बताया कि उपन्यास में आपकी कलम में जो शक्ति हो उतना जोड़ लगाइए, जो भी मन में जोड़ लगाइए, तर्क दीजिए, किसी महफिल के वर्णन में 10-20 पृष्ठ लिख जाइए। भाषा लेकिन सरल होनी चाहिए, उसमें कोई दूषण नहीं होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ लगे पूरा ताकत लगाइए, यानी विस्तार दीजिए। चूँकि उपन्यास कौन पढ़ता है? जिसके पास पैसा हो। पैसा किसके पास है? जिसके पास समय है उसके पास पैसा है। तो उपन्यास आज भी वही पढ़ता है, सही बात है, एक रिक्शा वाला उपन्यास नहीं पढ़ता है। तो जिसके पास पैसा है उसके पास समय है, वो आराम से पढ़ेगा। तो विस्तार दीजिए उसमें, लेकिन कहानी में, आख्यायिका में संभल जाइए। गरीब पढ़ता है, फटाफट उसको परिणाम दीजिए और झटाझट उसमें बहुत हेरा फेरी मत कीजिए, चूँकि उत्सुकता से देखता है। वो कहते हैं कि कहानी में एक वाक्य भी ऐसा नहीं हो जो गल्प के उद्देश्य को नष्ट करता हो। दाएं बाएं मत भागिए। इसके अलावा कहानी की भाषा बहुत सरल और सुबोध होनी चाहिए। उपन्यास वो लोग पढ़ते हैं जिनके पास रुपया है, और समय भी उन्हीं के पास है जिनके पास धन होता है। कहानी साधारण जनता के लिए लिखी जाती है, जिसके पास न धन है न समय है। तो यहाँ सरलता को फॉलो कीजिए अपने कलम में। तो ये प्रेमचंद का साहित्य। अब बताइए कौन आपसे नंबर काट लेगा? इसके बाद सपोर्ट कर देंगे गेस्ट पेपर से। इतना बड़ा बैकग्राउंड बना दिए, पृष्ठभूमि बना दिए। लिखिए मन से, उठाइए आनंद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का। जय हिंद।